नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पदभार ग्रहण किए 4 दिन भी नहीं बीते हैं और उन्हें अमेरिका की कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं उनके बयानों को लेकर भी देश विदेश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के सांसद ट्रंप पर बुरी तरह भड़क गए हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप अमेरिका का संविधान बदलने की तैयारी में है। संसद में प्रस्ताव पेश कर दिया है। तो क्या तानाशाह बनेंगे ट्रंप? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। क्या मोहम्मद यूनुस देंगे इस्तीफा? अपने ही देश में घिरे बांग्लादेशी पीएम। पाकिस्तान सरकार पर भड़के इमरान खान, संसद के विवादास्पद कानूनों का विरोध। और चलते चलते में देखेंगे तेजी से खिसक रहा पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज। तो ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में फैसलों की बाढ़ आ गई है। इस बीच ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की भी तैयारी कर ली है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता ने गुरुवार को अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या किसी अन्य राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। बता दें कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहा है और ना ही रह सकता है। अमेरिका के कानून के हिसाब से 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब इसे बहुत जल्दी बदला जा सकता है। यानी चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप पर संविधान बदलने का जो आरोप लगाया था वो अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है। वहीं इस बीच बर्थराइट सिटीजनशिप कानून को रद्द किए जाने के फैसले पर अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दी है। 4 डेमोक्रेटिक शासित राज्यों वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन की याचिका पर विचार करते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉफेनॉर ने ट्रंप प्रशासन के आदेश को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी किया है। बता दें कि ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक अगर जन्म के साथ किसी बच्चे को अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो उसके माता या पिता में किसी एक का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी एक के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए या किसी एक का अमेरिका की सेना में होना जरूरी है। लेकिन मौजूदा कानून के मुताबिक जन्म के आधार पर अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा खुद ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता पिता की नागरिकता कहीं की भी रही हो। इस बीच ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए उद्योगपतियों से कहा कि वो अपने उत्पाद अमेरिका में ही बनाएं और अगर वो अपने उत्पाद अमेरिका से बाहर बनाते हैं तो फिर उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पारित करने जा रहा हूं, लेकिन अगर कोई उद्योगपति अमेरिका में अपने उत्पादों का निर्माण नहीं करता है तो उसे टैरिफ का भुगतान करना होगा। मैं अमेरिका को विनिर्माण महाशक्ति और क्रिप्टो का वर्ल्ड कैपिटल बनाऊंगा। वहीं ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयान को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात कही थी, लेकिन अब डेनमार्क के एक सांसद ने इसका विरोध करते हुए ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाई है। ग्रीनलैंड दशकों से डेनमार्क का हिस्सा है। ऐसे में गुरुवार को यूरोपीय संसद में बोलते हुए डेनमार्क के सांसद एंडर्स विस्टिसेन ने कहा कि डियर प्रेसिडेंट ट्रंप, ध्यान से सुनिए, ग्रीनलैंड 800 सालों से डेनमार्क का हिस्सा रहा है। डेनमार्क देश का अभिन्न अंग है। ये बिक्री के लिए नहीं है। मैं आपको सीधे शब्दों में समझा दूं। इसके बाद एंडर्स ने ट्रंप के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। बता दें कि ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की जरूरत है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण बहुत जरूरी है। वहीं इससे पहले ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगा ने भी साफ तौर पर कहा था कि ग्रीनलैंड उनके लोगों का है और वो बिकाऊ नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यूनुस से इस्तीफा देने की मांग की। जिस तरह से यूनुस सरकार बार बार हिंदुस्तान विरोधी फैसले ले रही है, कहा जा रहा है कि इससे वहां के नेता ही उनसे खुश नहीं है। BNP के महासचिव फखरुल इस्लाम ने यूनुस सरकार की निष्पक्षता पर इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, जिससे देश सही दिशा में नहीं जा रहा। देश में अस्थिरता बढ़ गई है। फखरुल इस्लाम ने कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे जल्द चुनाव कराने की जरूरत पैदा हो गई है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात भी देखें तो BNP नेता का यह बयान बिल्कुल सटीक साबित होता है। शेख हसीना के सत्ता से जाते ही जिस तरह से हिंसा बढ़ी, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वही छात्र जिन्होंने इस तख्ता पलट की मशाल अपने हाथों में ली थी, आज वे बेरोजगारी की चपेट में आ गए हैं।
बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश में बेरोजगारी का आंकड़ा 2.66 मिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6% से ज्यादा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी चेतावनी दी है कि आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं, जबकि महंगाई 2 अंकों में है। ये सारी संस्थाएं यूनुस सरकार की विफलता को दर्शा रही हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस एक बार फिर पूर्व पीएम शेख हसीना का नाम लेकर सभी आरोपों से बचते दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में उनके देश की उच्च विकास दर नकली थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूनुस ने कहा कि वो यानी शेख हसीना दावोस में सभी को बता रही थी कि देश कैसे चलाया जाता है। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। यूनुस ने कहा कि शेख हसीना ने कहा हमारी विकास दर बाकी सभी से आगे है। ये पूरी तरह से नकली विकास दर थी। यूनुस के इस बयान पर अब वो खुद ही घिरते दिखाई दे रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि शेख हसीना के विरोध में वो अंधे हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या बांग्लादेश में जल्दी ही आम चुनाव होंगे? क्योंकि बीएनपी लगातार जल्दी चुनाव करने की मांग कर रही है, जबकि यूनुस 2025 के अंत तक या 2026 के मध्य तक चुनाव कराने की बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब जब बात उनके इस्तीफे तक आ गई है, तो क्या यूनुस का फैसला बदलेगा? अब सबकी निगाहें इस सवाल पर टिकी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान शहबाज सरकार पर भड़क गए हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई और शहबाज सरकार में लंबे वक्त से खींचतान तो चल ही रही है, जिसे दूर करने के लिए बीते कुछ वक्त में सरकार के साथ पार्टी नेताओं की बैठकें भी हुई। लेकिन अब इमरान खान ने इन बैठकों को स्थगित कर दिया है। इमरान खान ने घोषणा की है कि पाकिस्तान की सरकार के साथ आगे कोई भी वार्ता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब इस बातचीत को जारी रखने का कोई कारण नहीं रह जाता है। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी पार्टी के नेता लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच देश में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए शहबाज सरकार और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई ने पिछले महीने वार्ता शुरू की थी। दोनों पक्षों के बीच 3 दौर की वार्ता हो चुकी है और 16 जनवरी को बातचीत के दौरान पीटीआई ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल को एक मांग पत्र भी सौंपा था, जिसे 7 दिन में पूरा करने को कहा गया था। इस पत्र में उनकी प्रमुख मांगों में से एक 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 की घटनाओं को साबित करने के लिए न्यायिक आयोगों के गठन है। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसे देखते हुए अब इमरान खान ने साफ तौर पर घोषणा की है कि आगे कोई भी वार्ता नहीं होगी। वहीं शहबाज सरकार ने पाकिस्तान में नया कानून पारित किया है, जिसके तहत अब सरकार, सेना और जजों के खिलाफ आवाज उठाना या उनकी निंदा करना लोगों पर भारी पड़ जाएगा। जो लोग ऐसा काम करेंगे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने साइबर कानून में विवादास्पद बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत फेक न्यूज फैलाने वालों पर लगभग 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगेगा और इसमें सरकार के खिलाफ सेना और कोर्ट की आलोचना करने वालों के खिलाफ दंड का भी प्रावधान शामिल है। यहाँ तक कि इस तरह की सामग्री भी अगर कोई अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो उन्हें भी इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर विवाद छिड़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार आवाम की आवाज को दबाने में जुटी हुई है। पाकिस्तानी संसद में भी इस बिल का विरोध देखा गया। विपक्षी दलों के साथ ही उन पत्रकारों ने भी इस बिल पर विरोध जताया जो सदन की कार्यवाही को कवर करने के लिए वहां मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने संसद का भी बहिष्कार कर दिया। और अब चलते चलते में देखेंगे तेजी से खिसक रहा पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज। तो हमारी धरती और सौर मंडल कई अनोखी कहानी और उन अनगिनत अजूबों से बना है। आए दिन हम किसी नई खोज के बारे में सुनते हैं और अब पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की बदलती लोकेशन को ट्रैक करने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की है। वैज्ञानिकों ने नया मॉडल बनाया है। स्मार्टफोन यूजर्स के फोन में नया अपडेट आया है, जिससे पृथ्वी के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की जानकारी मिल सकती है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अब साइबेरिया के करीब है, जहां यह 5 साल पहले था और रूस की तरफ बढ़ रहा है। वैसे तो धरती के दोनों पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक जगह स्थिर है। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और ये बिल्कुल स्थिर है। लेकिन जब बात होती है चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव की, तो इसकी स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से निर्धारित होती है, जो लगातार बदलती रहती है। हमारी धरती चारों तरफ से एक बड़े मैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है। इसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, जो पृथ्वी के सेंटर में पावरफुल डायनेमिक फोर्स से जनरेट होता है। हमारे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाले फोर्स लगातार बदल रहे हैं और इसलिए फील्ड भी लगातार फ्लेक्स कर रहे हैं।
समय के साथ इसकी ताकत बढ़ती और घटती रहती है। इससे पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की लोकेशन धीरे धीरे बदल जाती है और हर 3 लाख साल या उससे भी ज्यादा वक्त में पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के बदलने का पृथ्वी पर, उस पर रहने वाले जीवों पर, इंसानों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो ये बदलाव नेविगेशन को प्रभावित करता है और इसे नियमित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA और ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे हर 5 साल में वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल यानी WMM को अपडेट करते हैं। WMM पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का एक मैप है। NOAA के अनुसार WMM सभी सैन्य और नागरिक विमानों, जहाजों, पनडुब्बियों और GPS यूनिट के लिए सही नेविगेशनल डेटा देता है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।